अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जो अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप इससे पहले भी अच्छी तरह पढ़ चुके होंगे। मैं इसके ऊपर एक थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे कि किस टाइप के एमसीक्यूज़ आते हैं, क्योंकि जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं। ठीक है, मतलब किस टाइप के एमसीक्यूज़ आएंगे, कैसे वो पूछेंगे, क्या करेंगे, तो उस बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा, तो आप मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास टीचिंग एंड लर्निंग के ऑब्जेक्टिव क्या आ जाते हैं हमारे पास। आइडेंटिफाई द लर्निंग नीड ऑफ द पेशेंट एट द क्लिनिकल साइड। जो हमारे क्लिनिकल साइड पे हमारे पास कोई पेशेंट आता है, मरीज़ आता है, तो उसकी क्या ज़रूरियात होती हैं जो जिसको उन्होंने लर्न करने की ज़रूरत है, उसको उस चीज़ के बारे में हाउ न होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं हमारे पास डेवलप टीचिंग लर्निंग प्लान। हम कैसे, मतलब एक हमारे पास पेशेंट आता है, क्लाइंट आता है, उसको कैसे हम टीचिंग का प्रोसेस बता सकते हैं, कैसे उसको टीच कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे आ जाते हैं हमारे पास परफॉर्म हेल्थ टीचिंग एट द क्लिनिकल साइट। और हो जो क्लिनिकल साइट है वहाँ पे हम हेल्थ टीचिंग को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो हम आज ये चीज़ें देखेंगे। तो उसके साथ मैं आपको मेंशन करता जाऊँगा कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए एमसीक्यूज़ के हिसाब से अहम है, तो आप याद कर लीजिएगा या राइट डाउन कर लीजिएगा जो आ सकती हैं। टीचिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस वेयर एन वन इंडिविजुअल शेयर्स इंफॉर्मेशन विद एन अदर टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड देयर बाय प्रमोट बिहेवियर चेंज। टीचिंग वो कहते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा होता है, एक बंदा हमारे साथ अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी जो उसकी लर्निंग की स्किल्स वगैरह हैं वो हमारे साथ शेयर शेयर कर रहा होता है, और ये भी हमें बता रहा होता है कि हम अपने बिहेवियर कैसे खुद को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी नॉलेज में कैसे इजाफा कर सकते हैं, हम अपने बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये टीचिंग जो है ना, ये इसके आप डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, ये हो सकता है वो पूछ ले। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती है लर्निंग। लर्निंग क्या होती है? लर्निंग इज दिस प्रोसेस ऑफ एसिमुलेटिंग इन्फॉर्मेशन रिजल्टिंग इन बिहेवियर चेंज। ठीक है, क्या करना है हमने, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, जो बंदा हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उस चीज़ को क्या करना है, हमने रिसीव करना है, और ख़ुद के जो हमारा बिहेवियर है ओल्ड, उससे हमने थोड़ा सा खुद को चेंज करना है, न्यू और अच्छे बिहेवियर की तरफ खुद को लेके आना है। ये क्या होगा, हमारा लर्निंग का प्रोसेस होता है, मतलब हम सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। इसी तरह फिर आ जाते हैं हमारे पास प्रोसेस की बात कीजिए तो क्या होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व डायनामिक इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर। ठीक है, ये हमारे पास टू टाइप का इंटरेक्शन होता है। एक, ठीक है, जो हमारा टीचर है वो पढ़ा रहा होता है, और जो हमारा लर्नर है, इन दोनों के दरमियान में इंटरेक्शन है। एक पढ़ना चाह रहा है और एक पढ़ाना चाह रहा है। ठीक है, एक क्या कर रहे हैं, हमें अपने साथ अपनी इंफॉर्मेशन नॉलेज शेयर कर रहा है, दूसरा अपनी उस नॉलेज को गेन कर रहा है, स्किल को सीख रहा है उससे। Each participant in the process communicate information, emotions, perceptions and attitude to the others। ठीक है, इसमें जितने भी हमारे पार्टिसिपेट होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बातचीत कर रहे होते हैं, उसके ऊपर अपने एहसासात शो करवा रहे होते हैं। परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को महसूस करना, फील करना, परसीव कर रहे होते हैं, नॉलेज को, बिहेवियर को, हर चीज़ को। एंड एटीट्यूड टू दी अदर, दूसरे लोगों से उस चीज़ को, किरदार को, जो अच्छी चीज़ें हैं वो उनको अडाप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद लर्निंग नीड की बात कीजिए तो हमारे पास क्या ज़रूरत होती है। लर्निंग नीड इज़ अ डिज़ायर आर अ रिक्वायरमेंट टू नो समथिंग दैट इज़ प्रेजेंटली अननोन टू द लर्नर। ठीक है, लर्निंग नीड की बात कीजिए तो क्या होती है, किसी भी बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं ये चीज़ें सीख लूँ, मैं मुझे मतलब इंग्लिश आनी चाहिए, मुझे इसके बारे में स्किल होनी चाहिए, मुझे फंडामेंटल का पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होती है, हमारे खुद की डिज़ायर होती है, जो हमें, हमारे पास नॉलेज नहीं है वो हमारे पास आ जाइए, हमारे पास लर्निंग की ज़रूरत है। लर्निंग नीड इंक्लूड इनमें ये चीज़ें आ जाती हैं, हमारे पास न्यू नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, हमें नई चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। न्यू और डिफरेंट स्किल और फिजिकल एबिलिटी, हमारे पास कोई नई स्किल आ जाएँ, ठीक है, या हमारे पास फिजिकल एबिलिटी, हम किसी काबिल हो जाएँ कि जो पहले मैं नहीं कर सकता वो कर सकूँ। न्यू बिहेवियर आर नीड टू चेंज एन ओल्ड बिहेवियर, और ऐसी हमें चीज़ होनी चाहिए जो हम, मेरा पुराना वाला बिहेवियर है उसको चेंज करके मैं न्यू की तरफ ला सकूँ। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एरियाज ऑफ फॉर क्लाइंट एजुकेशन। हम, क्योंकि हमारा किस चीज़ से हमारा इंटरेक्शन है, हम मेडिकल से हैं, तो हमने अपने क्लाइंट को कैसे एजुकेशन दे सकते हैं, कहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, हम वो चीज़ देखेंगे। प्रमोशन ऑफ हेल्थ, मतलब हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कैसे हम लोगों को बता सकते हैं कि भाई आप एक अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं, सेहतमंद ज़िंदगी। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस इंजरी, और कैसे आप बीमारियों से या इंजरीज से बच सकते हैं। रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ, और अगर आप बीमार हो गए तो अपनी हेल्थ को कैसे दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अडॉप्टिंग टू अल्टर्ड हेल्थ एंड फंक्शन, कैसे आप मतलब दूसरी चीज़ें अडॉप्ट करके अपने फंक्शन वगैरह में चेंजेस करके अपनी हेल्थ में तब्दीली ला सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़। ये हमारी सबसे मोस्ट
इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इनमें से आपको एक तो एक या दो मस्ट आएंगी एमसीक्यूज़ में, 4 नंबर का टोटल है तो इसमें से एक दो इन टर्मिनोलॉजीज़ में से आएंगे, आपने इसके इन चीज़ों के ऊपर फोकस करने हैं। एंड्रागोगी इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ द टीचिंग अडल्ट, ठीक है। एंड्रागोगी के बारे में अगर पूछते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, जब हम अगर बड़ों को जो है हमारे पास अडल्ट हैं उनको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनकी जो हमारे पास स्ट्रेटजी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, एंड्रागोगी बोलते हैं। उसके बाद पैडागोगी आ जाते हैं। पैडागोगी द डिसिप्लिन कंसर्न विद हेल्पिंग चिल्ड्रन लर्न, ठीक है। एंड्रागोगी में हम अडल्ट को टीचिंग दे रहे हैं और पैडागोगी में हम चिल्ड्रन को दे रहे हैं, और वो एमसीक्यूज में भी यही चीज़ पूछता है पैडागोगी में क्या होता है। अगर आप अडल्ट को टीचिंग दे रहे हैं तो उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजीज होगी, तो आप ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। पैडागोगी की बात कीजिए तो ये किस चीज़ से, हम जो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, डिसिप्लिन वगैरह के बारे में बता रहे होते हैं, उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास, पैडागोगी होती है। उसके बाद गैरागोगी आ जाते हैं। गैरागोगी इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व इन हेल्पिंग ओल्डर अडल्ट टू लर्न, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ओल्डर अडल्ट, वो ऊपर वाला क्या है हमारे पास सिर्फ अडल्ट था, ये हमारे पास ओल्डर अडल्ट है। अगर उनको हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या होगा हमारे पास, गैरागोगी होगा। बाकी हम ओवरव्यू देंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको मैं बताता जाऊंगा, वो आपने लाजमी याद करने हैं। उसके बाद लर्निंग डोमेन्स, हम कैसे एक अपना माहौल बना सकते हैं, एनवायरनमेंट बना सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को सोच सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ब्लूम 1951 आइडेंटिफाइड 3 डोमेन्स आर एरियाज ऑफ द लर्निंग। एक हमारे पास साइंटिस्ट था, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था हमारे पास, ब्लूम टेक्सोनोमी पेश की थी। कब, 1956 में। ये एमसीक्यूज के हिसाब से पूछ सकते हैं। उसने क्या बताई थी, तीन मतलब हमारे पास जगह होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं ऐसे जिससे हम मतलब सीखते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, कोग्निटिव। कोग्निटिव क्या होगा, हम दिमागी तौर पे जो सोच रहे होते हैं, ठीक है, हमारी सोचने समझने की सलाहियत जो होती है वो हमारी कोग्निटिव होती है। उसके बाद अफेक्टिव आ जाती है और उसके बाद साइकोमोटर आ जाती है। इनको हम वन बाय वन आगे देख लेते हैं। कोग्निटिव की बात की जाए तो ये क्या है, कोग्निटिव डोमेन द थिंकिंग डोमेन इंक्लूड 6 इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड थिंकिंग प्रोसेस बिगिनिंग विद, ठीक है। ये क्या होती है हमारे पास, हमारी जहन की सोचने समझने की सलाहियत होती है। किसी भी चीज़ के बारे में हम सोच रहे होते हैं, इसमें हम अपनी जो हमारी 6 एबिलिटीज़ हैं, सुनने की, समझने की, वो सारी इस्तेमाल करके उस चीज़ के बारे में स्टार्ट कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में। इसका मकसद क्या होता है, सबसे पहले हमने नोइंग, किसी चीज़ के बारे में क्या करना है, हमें नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए। कंप्रिहेंसिंग, क्या करें हम उस चीज़ के बारे में, हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें, उसका तर्जुमा कर सकें। उसके बाद क्या है, अप्लाइंग, किसी भी चीज़ को हम अगर हमने उसको अपने माइंड में सोच लिया है तो हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। एनालिसिस, तो एनालिसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम अगर किसी चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, हमें एनालिसिस का तरीका नहीं आता तो क्या होगा, हमारे जो अप्लाइंग का प्रोसेस है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमने सोच के किसी चीज़ को अप्लाई तो किया है, ठीक है, उसका हमें रिजल्ट भी मिलना चाहिए। सिंथेसिस, उससे हमें क्या चीज़ें रिजल्ट में मिल रही हैं, कौन सी चीज़ें हम वहाँ से परसीव कर रहे हैं। उसके बाद एवेल्यूएशन, एवेल्यूएशन में हम किसी भी चीज़ का रिजल्ट देखते हैं, हमारे ऊपर कौन सी चीज़ वो हो गई है। उसके बाद इफेक्टिव डोमेन, ये डोमेन में आप ये याद कर सकते हैं, मतलब जो इनकी डेफिनेशन वगैरह दी गई हैं तो वो ये पूछ सकते हैं इफेक्टिव डोमेन कौन सी है हमारे पास, या कोग्निटिव कौन सी है, या साइकोमोटर कौन सी है। इनमें से वो आपको इनकी डेफिनेशन दे के पूछ सकते हैं। द अफेक्टिव डोमेन नोन एज द फीलिंग डोमेन डील विद पर्सनल इशूज सच एज एटीट्यूड, बिलीव्स, बिहेवियर एंड इमोशंस। इफेक्टिव डोमेन की बात कीजिए तो ये हमारे अपने एहसास हैं, हमारे फीलिंग है किसी भी चीज़ के बारे में, हमारे जो अपने पर्सनल इश्यूज होते हैं, ठीक है, हम किसी भी अपने किसी पर्सनल इशू में अटके हुए हैं तो उनसे हमने कैसे निकलना है, उनसे कैसे सीखते हैं। एटीट्यूड है हमारे पास, क्या है, बिलीव्स है, हमारे अकायद क्या है, बिहेवियर, हम खुद कैसा अपना बिहेवियर शो करते हैं, इमोशंस, और हमारे इमोशन किस टाइप के हैं, सैडनेस हैं या हैप्पी हैं, कैसे हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं अगर हमारे ऊपर कोई इशू आता है। तो उसके बाद क्या है, साइकोमोटर डोमेन की बात कीजिए तो ये क्या होगी, साइकोमोटर डोमेन द स्किल डोमेन इंक्लूड अ फाइन एंड ग्रॉस मोटर एबिलिटी सच एज गिविंग एन इंजेक्शन, ठीक है। साइकोमोटर डोमेन ये है, हम मतलब जो हम स्किल सीख रहे होते हैं, एबिलिटी और स्किल में दो फ़र्क होते हैं। एबिलिटी जो होती है ना वो हमें खुद से जो अल्लाह पाक ने दी है, फॉर एग्जांपल हम चल सकते हैं, हमारे इसमें कोई हमारा वो नहीं है, ठीक है, हम बोल सकते हैं, इसमें भी हमारा कोई अपना स्किल नहीं है, तो वो हमारे पास एबिलिटी होता है। अगर स्किल की बात कीजिए तो हम जो लर्न करते हैं, सीखते हैं दुनिया से, वो हमारे पास क्या होती है, स्किल होती है। फॉर एग्जांपल इंजीनियर हैं या ऑटो मैकेनिक है, उनकी अलग स्किल है। अगर हम नर्सिस हैं तो हमारी क्या स्किल है, हमारी मेडिकल में स्किल है, ठीक है। जो हमारी स्किल है वो
जो हमारी स्किल हो सकती है वो डॉक्टर के पास नहीं होगी, जो डॉक्टर की स्किल है वो हमारे पास नहीं होगी, तो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नर्सेज शुड इंक्लूड ईच ऑफ द बिलोंग्स थ्री डोमेन्स इन द क्लाइंट टीचिंग। जब हम टीच कर रहे होते हैं क्लाइंट को तो हम ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल टीचिंग अ क्लाइंट टू हाउ टू सेल्फ एडमिनिस्टर इंसुलिन इज द साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, जब हम किसी क्लाइंट को बता रहे हैं, पेशेंट को बता रहे हैं कि भाई आप खुद से इंसुलिन कैसे लगा सकते हैं, तो ये क्या है हमारे पास साइकोमोटर डोमेन है, हम उसको स्किल दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास एमसीक्यूज में भी वो आ सकता है। अगर साइकोमोटर है, एक क्लाइंट जो है वो उसको हम सेल्फ एडमिनिस्टर इंसुलिन के बारे में बता रहे हैं, तो कौन सी हमारे पास ये डोमेन होगी, साइकोमोटर होगी। बट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ टीचिंग प्लान फॉर अ क्लाइंट विद डायबिटीज इज टू टीच व्हाई इंसुलिन इज नीडेड एंड व्हाट डू व्हेन नॉट फीलिंग वेल, दिस इज इन द कॉग्निटिव डोमेन। ये क्या है हमारे पास, मतलब सोचने समझने वाली है। हम उसको बोलेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, भाई आप इंसुलिन तो ले रहे हो, किस वजह से ले रहे हो, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है इंसुलिन लेने की। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास, उसको कॉग्निटिव डोमेन है, वो खुद भी सोच रहेगा। हम उसको बोलेंगे भाई आपको पता होना चाहिए आप क्यों ले रहे हैं ये, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हो रहे हैं, तब आपको ये चीज़ लेनी है। Helping the client accept the chronic implication of the diabetes and maintain self esteem is the effective domain। और क्या करेंगे, हम उसको बताएंगे भाई आप अपनी कॉम्प्लिकेशंस जो आ रही हैं आपको, ठीक है, आपको जो इसमें तकलीफ वगैरह है वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अपनी खुद की जो सेल्फ इस्टीम है, खुद इतमादी है, उसको बहाल रखना होगा। ये क्या होगा हमारे पास, इफेक्टिव डोमेन होगी। उसके बाद टीचिंग प्रोसेस की बात कीजिए तो यहाँ तक मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो चीज़ें आप देख लेंगे। एंड्रागोगी, पैडागोगी, गैरागोगी, ये जो है तीन, इनमें से मस्ट एक या दो एमसीक्यूज लाजमी देगा वो। टीचिंग प्रोसेस की बात कीजिए तो कलेक्ट डेटा, एनालाइज क्लाइंट लर्निंग स्ट्रेंथ एंड डिफिकल्टी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अपना डेटे को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे भाई हमारा जो पेशेंट है वो क्या चीज़ है, उसके अंदर कितनी एबिलिटी है, स्ट्रेंथ भी है कि नहीं, और क्या कितना वो उस चीज़ के बारे में लर्न कर रहा है। मेक एजुकेशनल डायग्नोसिस, आप उसके बारे में डायग्नोसिस के बारे में बताएंगे, मतलब कैसे आप उनको स्टडी दे सकते हैं और किस चीज़ों की कमी है इनमें। डेवलप टीचिंग प्लान, उसके लिए आप एक टीचिंग प्लान बनाएंगे। राइट लर्निंग आउटकम्स, ठीक है, हमारा मतलब रिजल्ट क्या होगा, जैसे हम बोलते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर द लर्नर विल बी एबल टू, हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसके बाद उसको क्या फ़ायदा होगा हमारे पास क्लाइंट को। सिलेक्ट कंटेंट एंड टाइम फ्रेम, हम कंटेंट देखेंगे भाई कि क्या चीज़ हमने पढ़ानी है और हमारे पास टाइम कितना है। सिलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज, और हमने कौन सी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करनी है, ठीक है, विजुअल करनी है, हमने चार्ट बोर्ड वगैरह इस्तेमाल करने हैं, या हमने प्रोजेक्टर वगैरह पे पढ़ाना है, ये चीज़ें देखेंगे हम। इम्प्लीमेंट टीचिंग प्लान, जो हमने प्लान बना लिया उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। और एवेलुएट क्लाइंट लर्निंग बेस्ड ऑन अचीवमेंट ऑफ द लर्निंग आउटकम, जो हमने अपना पूरा प्रोसेस बनाया है, जो हमने अप्लाई करवाया है, उसके कितना हमें आउटकम मिला है, रिजल्ट मिले, ये भी हम एवेलुएट करेंगे, देखेंगे। असेसमेंट की बात कीजिए तो प्राइमरी में कौन सा होता है हमारे पास, हमारा क्लाइंट होता है। ठीक है, हम उसको उसको असेस करेंगे, उसको कितना नॉलेज है किसी भी चीज़ के बारे में। और सेकेंडरी में हम उसकी फैमिली वगैरह या दूसरे लोग हैं उनको देख रहे होते हैं। सोर्सेज आर यूज्ड बाय नर्सेज टू असेस लर्निंग, और हम कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिससे हम उनकी लर्निंग जो प्रोसेस है उसको क्या करते हैं, नीड ज़रूरियात उनको देख रहे होते हैं। कम्युनिकेशन, जो बातचीत है हमारे पास, इसकी फाउंडेशन होती है किसी भी असेसमेंट की। अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जान पाएंगे। उसके बाद क्या है, फैक्टर कौन से होते हैं हमारे पास, इंक्लूड एक्चुअल लर्निंग नीड्स, हमें उनको क्या ज़रूरत है जो हमने लाजमी देनी है। पोटेंशियल, कौन सी चीज़ों का उनको वैसे पता होना चाहिए। एबिलिटी एंड रेडनेस टू लर्न, और उनके अंदर कितनी काबिलियत होनी चाहिए जो वो चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं। क्लाइंट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस, हमारे पास क्लाइंट जो है ना उसकी कितना एबिलिटी है, कितना पावर है कि वो किसी भी चीज़ को गेन कर सकते हैं। नॉलेज को, प्रीवियस एक्सपीरियंस, क्या उनका इस चीज़ से पहले वास्ता हो पड़ा है कि नहीं पड़ा। उसके बाद हम डायग्नोसिस देखते हैं, हम ये देखते हैं हमारा पास जो पेशेंट है उसको कितना नॉलेज है। ठीक है, हम जो चीज़ बता रहे हैं या जो चीज़ उसको दे रहे हैं कितना उस चीज़ को अचीव कर रहा है, कितना उस चीज़ को समझ रहा है। सेवरल नर्सिंग डायग्नोसिस आर पर्टेन टू द लर्निंग, हम डिफरेंट डायग्नोसिस को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन लैक ऑफ नॉलेज इज द प्राइमरी लर्निंग नीड, ठीक है, एक बंदा है उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बेसिक से है, उसको पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वो हमारे पास एक बुनियादी ज़रूरत है। डायग्नोसिस ऑफ द डिफिशिएंट नॉलेज इज अप्लीकेबल, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको स्पेसिफिक उसको नॉलेज देंगे, उस चीज़ के बारे में बताएंगे जो उसके अभी उसी टाइम पे काम आ सके। फॉर एग्जाम्पल आवर क्लाइंट हु इज़ यूज टू क्रूचेस फॉर असिस्टेड एम्बुलेशन में हैव द डायग्नोसिस ऑफ डिफिशिएंट नॉलेज, ठीक है, वो कहते हैं हमारे पास एक एम्बुलेशन का पेशेंट है, ठीक है,
क्या किया हमने, एम्बुलेशन की है, उसकी टांग वगैरह कट गई है, ठीक है, किसी भी वजह से। तो अगर वो बैसाखियाँ यूज़ कर रहा है तो उसको हम क्या बताएंगे, उस चीज़ के बारे में उसको समझाएंगे कैसे आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि उस चीज़ के बारे में उसको नहीं पता। आप बैसाखियों से कैसे चाल फेर सकते हैं, आपका किस चीज़ से वास्ता पड़ेगा, और आपको हेजिटेंसी भी होगी, ये सारी चीज़ें होगी, ये हमारी क्या होगी, डिफिशिएंट नॉलेज वगैरह में आएंगी। दूसरे नंबर पे देखते हैं, क्लाइंट हु मस्ट गिव सेल्फ इंसुलिन एंड विल बी डिस्चार्ज्ड सून मे हैव अ डायग्नोसिस ऑफ डिफिशिएंट नॉलेज। एक ऐसा बंदा है, ठीक है, जो खुद को क्या कर रहा है, इंसुलिन वगैरह लगा रहा है और वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज होने वाला है, तो उसके बारे में हमारे डिफिशिएंट नॉलेज है, उसको बताएंगे इंसुलिन इंजेक्शन क्या है, उसके मतलब कौन सी उसकी जगह होगी, कहाँ पे आप लगा सकते हैं, कब लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसको बताएंगे हम। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टीचिंग प्लान। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लानिंग हमारे पास मस्ट होती है। टीचिंग हम ये देखेंगे भाई हमने कैसे प्लानिंग करनी है, ठीक है, कब पढ़ाना है, कैसे करना है, ये प्लान बनाएंगे हम। एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लानिंग इज गोल सेटिंग। हमने एक अपना गोल बनाना है, हमारा मकसद क्या है, अगर गोल नहीं होगा तो हमें कोई मंजिल नहीं मिलेगी। द क्लाइंट एंड फैमिली आर सिग्निफिकेंट अदर बी इन्वॉल्व इन द सेटिंग गोल्स। और जो हमारा मरीज होता है या उसकी जो फैमिली वगैरह है, वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होती है, इस गोल के अंदर। स्पेसिफिक लर्निंग गोल इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट। जो हमारा स्पेसिफिक होगा इसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। वो एमसीक्यूज में ये पूछ सकता है, स्पेसिफिक लर्निंग गोल इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है, आपको ये सारे आने चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए ताकि आप उसको बता सकें। सबसे पहले क्या होगा, मेजरेबल बिहेवियर चेंज, ठीक है, हम उतने उसको चीज़ें सिखाएं जो वो उनको समझ सकते हैं, ठीक है, वो खुद को चेंज भी करना चाहते हैं। टाइम फ्रेम, हमारे पास एक टाइम होना चाहिए, कितनी ड्यूरेशन में हम इसको कंप्लीट करेंगे। मेथड्स, कौन सी चीज़ें हम मेथड इस्तेमाल करेंगे, और कौन सी हमारे पास इंटरवेंशंस होंगी जो हम उसमें प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करेंगे। टीचिंग लर्निंग गोल मस्ट बी रियलिस्टिक। जो भी चीज़ें हमारी होनी चाहिए वो हकीकत में होनी चाहिए, बेस्ड ऑन दी एबिलिटीज़ ऑफ द लर्नर एंड टीचर। और वो चीज़ें हम पढ़ें जिसमें हम नर्स की एबिलिटी हो पढ़ाने की, और वो जो हमारा पेशेंट है वो भी उन चीज़ों को गेन कर सके। ये नहीं हम ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे हैं कि उनके सर के ऊपर जा रही है, तो हमारा कोई मकसद नहीं होगा फिर पढ़ाने का। प्लानिंग इन्वॉल्व कंसीडरिंग द फॉलोइंग। जब हम प्लानिंग बना रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ें देखनी होती हैं, वाई टीच, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, व्हाट शुड बी टॉट, क्या हमें पढ़ाना चाहिए, व्हाट शुड टीचिंग बी डन, और कौन सी चीज़ें हमें पढ़ानी चाहिए जो पढ़ा चुकी होनी चाहिए। हु शुड टीच एंड हु शुड बी टॉट, और कौन पढ़ाएगा और कौन पढ़ेगा। व्हेन शुड टीचिंग अकर, कब हमने पढ़ाना है। वेयर शुड टीचिंग अकर, हमने कहाँ पढ़ाना है, क्लिनिकल पे पढ़ाना है, हमने उसको हॉस्पिटल में पढ़ाने हैं, घर में पढ़ाने हैं, कहाँ पे टीच आउट करना है। ये चीज़ें हमारे पास प्लानिंग के बनाते हुए ये होनी चाहिए। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, जो हम प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं वो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है। इन्वॉल्व द टीचिंग सेशन इन विच टीचिंग एक्चुअली डन। हमने प्लानिंग बना ली, अपना सारा सेटअप बना लिया, भाई यहाँ पे हम क्लासेस लेंगे, इस बंदे को पढ़ाएंगे, हम ये चीज़ पढ़ाएंगे। तो अब क्या करेंगे, हम उनको प्रैक्टिकली करना चाह रहे हैं। एक्चुअली डन, टीचिंग हमने प्रैक्टिकली कैसे करनी है। इम्प्लीकेट द यूज़ ऑफ द नॉलेज एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। जो हमारे पास अपनी नॉलेज है या हमारे पास स्किल्स वगैरह उनको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी ये चीज़ें अप्लाई करवाएंगे। उसके बाद एवेल्यूएशन आ जाती है। एवेल्यूएशन की बात कीजिए तो एवेल्यूएशन ऑफ टीचिंग लर्निंग इज़ अ टू फोल्ड प्रोसेस। हमारे पास ये दो टाइप प्रोसेस होते हैं। डिटरमाइनिंग व्हाट द क्लाइंट हैज़ लर्नड, ठीक है, हमने पहले ही बात की थी एवेल्यूएशन के क्या मतलब होते हैं। हम रिजल्ट देखने हैं, हमने अपना नतीजा देखना है, आउटकम्स देखने हैं, हमने जो चीज़ पढ़ाई है हमारे लर्नर ने वो गेन भी की है कि नहीं। असेसिंग द नर्सिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस, और क्या करेंगे हमारे मतलब हमारे जो नर्सेज वगैरह हैं हमारा कितना असर वाली हुई है, ठीक है, हमने जो चीज़ पढ़ाई है वो कितनी एक असर वाली थी। उसके बाद टीचिंग क्लाइंट विद लो लिटरेसी लेवल, हम वो वाले पेशेंट हमारे पास, ठीक है, जिनको मतलब बिल्कुल वो पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ हैं, तो उनको हम कैसे पढ़ाएंगे। यूज़ मल्टीपल टीचिंग मेथड, तो हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ करेंगे। उनको क्या करेंगे, शो पिक्चर्स, पिक्चर वगैरह भी हम शो करवा सकते हैं। रीड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये बताएंगे भाई अहम अहम जो इन्फॉर्मेशन है वो बताएंगे। स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, उनका 3-4 बंदों का ग्रुप बना देंगे और उनको सिंपल वर्डिंग में समझाएंगे। हमारे पास जो भी चीज़ होनी चाहिए उनके स्मॉल ग्रुप बना देंगे भाई, कैसे वो मतलब डिस्कशन कर सकते हैं। रोल प्ले में ये होगा, जो भी हम चीज़ पढ़ाना चाह रहे हैं उसको प्रैक्टिकली किरदार दे के, जैसे ड्रामाज वगैरह में होते हैं ना, रोल दे देते हैं, तो वैसे ही हम देंगे। डेमोन्स्ट्रेट आ स्किल, या क्या करें उसको प्रैक्टिकली एक स्किल की एक क्लासेस दें,
हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, या क्या करें उनके खुद के हाथों से मतलब प्रैक्टिस करवाएं जो भी चीज़ हम उनको करवाना चाहते हैं। एम्फिसाइज की पॉइंट इन सिंपल टर्म्स एंड प्रोवाइड एग्जांपल। ठीक है, आप क्या करेंगे जो पॉइंट है ना उनको मतलब एम्फिसाइज करेंगे, शॉर्ट कट करेंगे और उनको सादा अल्फाज में समझाएंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारी मेडिकल एब्रीवेशंस वगैरह होती हैं, ठीक है, बीपी हो गया हमारे पास, बीएलएस हो गया, ये सारी चीज़ें हम नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको हमने पूरी चीज़ें बतानी है, एब्रीवेशन नहीं बतानी। लिमिट द अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन अ सिंगल टीचिंग सेशन। और जब हम एक सिंगल टीचिंग पहला सेशन बता रहे हैं तो उसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें ताकि वो उस चीज़ को गेन कर सकें, इंस्टेड ऑफ वन लॉन्ग सेशन विद अ ग्रेट डील ऑफ द इंफॉर्मेशन। इसकी बजाय कि हम उनको 2-3 घंटे 4 घंटे ले जाए, नहीं 15-20 मिनट बताएं और बेसिक चीज़ें बताएं जो उनके लिए क्या होंगी, इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। और जो उसके मेजर पॉइंट्स होते हैं उनको क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, वो लाजमी समझाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एसोसिएट न्यू इन्फॉर्मेशन विद समथिंग द क्लाइंट ऑलरेडी नो। और वो भी चीज़ें हम उनको बताएं जो हमारा जो क्लाइंट है, पेशेंट है, वो पहले उन चीज़ों के बारे में जानता है। रेनफोर्स इन्फॉर्मेशन थ्रू रेपिटेशन। और उनको आप ये बोलें जो इन्फॉर्मेशन बताइए आप उसको थोड़ा रिपीट करें। इन्वॉल्व द क्लाइंट इन द टीचिंग। और जो हमारा क्लाइंट है उसको क्या करेंगे, हम इन्वॉल्व करेंगे टीचिंग की तरफ। जैसे हमारे क्लास में टीचर क्या करते हैं, हम उससे प्रेजेंटेशन लेते हैं। Use the teach back method by asking client to repeat in their own words what they need to know। ठीक है, हम उनको ये बताएंगे कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है वो, ताकि हमसे दोबारा पूछ सकें। दिस विल हेल्प यू असेस क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर इंस्ट्रक्शन। आपको ये मदद मिलेगी जो आप उसको हिदायत दे रहे हैं कि वो हमारा जो पेशेंट है वो उसको अचीव कर रहे हैं कि नहीं। प्रोवाइड हैंड आउट्स विद मैनी पेजेस एंड क्लासरूम लेक्चर फॉर्मेट विद अ लार्ज ग्रुप। लंबे जो ग्रुप होते हैं जैसे हमारे क्लासेस वगैरह होते हैं, हैंड आउट वगैरह देने से या उनको पेजेस वगैरह देने से आप अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद असाइनमेंट की बात कीजिए तो क्या होगा, आइडेंटिफाई लर्निंग नीड ऑफ द क्लाइंट, डेवलप लो बजट टीचिंग प्लान। ठीक है, आपने क्या करवाना है, एक लो बजट एक टीचिंग प्लान बनाएं। टीच द पेशेंट टू मेट द लर्निंग नीड। और आप ये उसको बताएं भाई आपकी जो ज़रूरियात पढ़ने की, नॉलेज की, आप उसको कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह समझ आया होगा। ठीक है, मैंने ओवरव्यू दे दिया है लेकिन जो आपको मेन पॉइंट्स बताए हैं ना वो आपके लिए हमें जो है एमसीक्यूज़ में आएंगे, आपने उनको लाजमी याद रखना है। जो हमारे पास वो टर्मिनोलॉजीज़ थी ना उनको आपने मास्टर याद करना है, उसमें से 1 या 2 एमसीक्यूज़ आपको लाजमी आएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।